दोस्तों, सुबह होते ही अगर आपको भी ये खबर मिले कि आपके शहर में एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही खबर हमने सुबह उठते ही देखी। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर को लग सकता है बड़ा झटका, दिल्ली को मिल सकता है एक बहुत बड़ा भूकंप। आईआईटी के प्रोफेसर ने वार्निंग जारी कर दी है। दिल्ली एनसीआर ने पिछले 2 साल में दोस्तों 72 से भी ज़्यादा छोटे बड़े झटके झेले हैं। वहीं आईआईटी के प्रोफेसर के मुताबिक छोटे झटके बड़े झटके बार बार लगना एक बड़े भूकंप का संकेत है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि कम तीव्रता वाले झटके लगना, वो भी बार बार लगना, किसी एक बड़े भूकंप का संकेत है। दिल्ली पिछले 2 साल में 72 से ज्यादा झटके झेल चुकी है, जिसमें 64 बार लगे। जो भूकंप थे उनकी तीव्रता 4 और 4.9 की थी। 5 से ज्यादा वाले झटके 8 बार लगे। वहीं कांगड़ा और उत्तरकाशी से भी दिल्ली की नजदीकी खतरा बनी है। इसका आना ही एक बड़ा भूकंप का कारण हो सकता है। पिछले महीने में दिल्ली 2 से 4 बार भी भूकंप से कांप चुकी है। हालांकि बड़े ही हल्के झटके रहते हैं, लेकिन डर लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। और आपको बता दें, एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बहुत बड़ा भूकंप दिल्ली में आ सकता है, इसके खतरे हैं। और ये झटके जो हैं अभी फिलहाल हल्के हैं, लेकिन ये किसी बड़ा जो तूफान है उसका संकेत है। जैसे कहते हैं ना कि तूफान से पहले खामोशी होती है, वैसा ही है ये। और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2 साल में दिल्ली में 4 से 4.9 वाले भूकंप 64 बार हुए हैं। इसीलिए फॉल्ट लाइन के बेहद करीब माना जा रहा है दिल्ली। किस इलाके में भूकंप आते हैं, ये एक लाइन के ऊपर है और ये दिल्ली एनसीआर को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में लोगों को काफ़ी सक्रिय रहना पड़ेगा, क्योंकि ये भूकंप दिल्ली में कभी भी आ सकता है। अब ये कब होगा इसकी जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन ये भी बताया गया कि हर साल प्लेट में 44 मिलीलीटर का मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और 130 साल में 7 बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं। अगर ये उठाकर देखें सारा इतिहास, तो 130 साल की अगर इतिहास की बात करें तो इस 130 साल में 7 बड़े भूकंप आए थे। और ये जो भूकंप थे वो काफ़ी खतरनाक थे। इन भूकंप की वजह से लोगों के जीवन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे आपके लिए बहुत काम की खबरें हैं, बिजली, सड़क, पानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि लोगों तक, आपके दोस्तों तक, आपके सहयोगियों तक पहुंचे काम की खबरें। तो भाइयों और बहनों, बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के डर ने पानी के टैंकर्स की डिमांड घटा दी है। ये खबर भी आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में पानी की कमी होने के बावजूद भी लोग कोरोना के डर की वजह से टैंकर नहीं बुला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बीच पानी की सप्लाई कम होने की वजह से भी लोग डर रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं और इसी वजह से टैंकर को बुलाना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे इस खबर के लिए? आप कमेंट्स करिए और वीडियो को पूरा देखिए। आगे आ रही हैं आपके लिए बेहद काम की खबरें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। तो टुडेज ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें दोस्तों सिलेक्टेड और आपके काम की हैं। रेल यात्रा, बस सेवा, चीनी बीमारी, हवाई सेवा, कोरोना वायरस से जुड़ी मोदी सरकार की योजनाओं से जुड़ी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भाइयों और बहनों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नया महीना है, सरकार कुछ नए नियम जारी करती है, तो वही आपके लिए लेकर आए हैं इस ब्रेकिंग न्यूज के लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही आप भी अपने देश, शहर, राज्य का नाम जरूर लिख दीजिए, ताकि हम आपको आपके ही जगह की खबर बताते चलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइन कि क्या रही आज की सबसे बड़ी खबर। तो दोस्तों, गर्मी, तूफान और टिड्डी किस किस वक्त तक कहर ढाएंगे, पता नहीं हम कहां जाएंगे, ये विचार सभी के मन में है। मोदी सरकार भी इसी पर सोच विचार कर रही है। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को संकट में डाला है, वहां पर्यावरण भी हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से हम और आप परेशान हो गए हैं। एक तरफ औद्योगिक गतिविधियां बंद हैं, लोग घरों में कैद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तपती गर्मी है, तूफान है, टिड्डी दल है, ये सब कहर ढा रहे हैं। आखिर में इंसान जाएं तो जाएं कहाँ?
दोस्तों अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जलवायु परिवर्तन प्रभाव है इन सभी चीज़ों का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसी वजह से तूफान हो रहा है, तपती गर्मी आ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, और वहीं टिड्डी दल का हमला भी हो रहा है। तो दोस्तों इस पर आपके कोई विचार हैं तो बताइए। और अगले खबर में आपको बताते हैं कि भारत में पिछले 24 घंटे में नए मामले कितने आए हैं। तो दोस्तों जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो पर। तो दोस्तों अगर चीनी बीमारी की बात की जाए तो 24 घंटे में 9,887 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 294 लोगों की मौत की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें पिछले 24 घंटे में 9,887 नए मामले सामने आए हैं, 294 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,36,657 हो गई है, जिसमें से 1,15,942 मामले सक्रिय हैं। तो दोस्तों दिल्ली के ईडी मुख्यालय में 5 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, और इस वजह से उसे बंद कर दिया गया है और सील हो चुका है ये इलाका। कर्नाटक के मंगलूर में एक निजी बस के कंडक्टर सुदर्शन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर ड्यूटी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोग इस तरह से भी ड्यूटी करने लगे हैं, लेकिन क्योंकि लौटना ज़रूरी है इसी वजह से लौटे हैं लोग। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया कि कर दीजिए। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं की बात करें तो 20 से 23 जून के बीच में होगी ये परीक्षा। हालांकि कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। बाकी परीक्षाएं अब जून के बाद जुलाई में की जाएंगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी लेटेस्ट अपडेट की तरफ। एक और खबर जो आपके दिल को जी हाँ छू जाएगी। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या है वो आज की खबर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, यानी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर वालों के लिए खुशखबरी आ गई है। जी हाँ, यहाँ पर 374 अस्पतालों को मिली है इलेक्टिव सर्जरी की मंजूरी। कुछ नियमों के साथ करना होगा काम। चलिए जानते हैं। कोरोना महामारी के बीच इलेक्टिव सर्जरी की मंजूरी मिल चुकी है 374 नर्सिंग होम निजी अस्पतालों को। जी हाँ, ये मिली है गोरखपुर में। जी हाँ, आपको बता दें कि इन अस्पतालों में हर्निया, अपेंडिक्स, पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन के ऑपरेशन अब हो सकेंगे। कोरोना महामारी के बीच इस अस्पताल को कुछ निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद ये अपने काम को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान ट्रैवल हिस्ट्री, लक्षण के आधार पर स्वेच्छा से कोरोना की यहाँ जांच भी हो सकती है। और इलेक्टिव सर्जरी के लिए मरीज में कोई लक्षण होगा या उसकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो वो कोरोना की जांच भी यहाँ पर करा सकता है। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खूबसूरत खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कौन सी है वो खबर। खुशखबरी आ गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई की परीक्षा में बैठे थे। ऐसे में दिव्यांग बच्चों को सीबीएसई ने बड़ी राहत दी है। परीक्षा देने वाले छात्र ये बातें जरूर जान लें। आप भी ये वीडियो उन तक शेयर कीजिएगा जब आपको लगता है कि आपके वहां पर कोई बच्चे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसी सहायक की मदद से परीक्षा देने वाले 10वीं 12वीं के दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में शामिल न होने का विकल्प देते हुए कहा कि उनके परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के अनुसार घोषित किए जाएंगे। बोर्ड का कहना है कि अगर ये बच्चे किसी के सहायक के साथ परीक्षा देने आते हैं तो कोरोना वायरस से निपटने की सामाजिक दूरियों का पालन नहीं हो पाएगा। कोविड-19 से निपटने के लिए लगे लॉकडाउन के कारण रद्द हुई बोर्ड की परीक्षाएं अब 1 से 15 जुलाई के बीच में ली जाएंगी। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर कोई दिव्यांग छात्र अपने साथ सहायक लाता है तो सामाजिक दूरी का पालन नहीं होगा। ऐसे में इन बच्चों को नंबर दे दिए जाएंगे, इन्हें परीक्षा नहीं देनी होगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि अतिरिक्त समय में सहायक पाठक कंप्यूटर, लैपटॉप लाने के अलावा हमने इस साल कैलकुलेटर लाने की अनुमति दी है। वहीं दृष्टिबाधित और डिसलेक्सिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लोकोमीटर, अन्य चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स श्रेणी के तहत 10वीं के 6,844 और 12वीं के 3,778 छात्र हैं। देश में 12वीं की परीक्षाएं पूरे देश में होंगी। केवल 10वीं की परीक्षाएं उत्तर पूर्व दिल्ली में होनी है और सीबीएसई ने अभी ये परीक्षाओं को कराने का फैसला कर लिया है। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आपने भी क्या रांची और झारखंड में देखा चंद्र ग्रहण? देखा तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। साल का चंद्र ग्रहण कल खत्म हो गया है। ये चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण था। ज्योतिष गणना के अनुसार इसकी जो गणना थी वो
अशुभ और शुभ कार्य के दौरान की गई थी। इसमें कहा जाता है कि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। रांची में ये झारखंड 5 जून की रात 11:15 पर दिखना शुरू हुआ था और जबकि 6 जून रात 2:34 पर उपछाया चंद्रग्रहण खत्म हो गया था। तो दोस्तों चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि बारिश का क्या है माहौल। तेज तूफान निसर्ग से अब सारा देश परेशान है। सबसे ज्यादा निसर्ग का असर अगर कहीं देखने के लिए मिल रहा है तो वो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, लेकिन राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में भी दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। हवा की रफ्तार 30 से लेकर 35 किलोमीटर थी। कुछ ही देर में बारिश होने लगी। राज्य के कई हिस्सों में बुधवार सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई। चित्तौड़ के कपासन में 3 सेंटीमीटर बारिश, प्रतापगढ़ से छोटी सांदड़ी, धौलपुर के सेपऊ में भी बारिश दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि ये बारिश जो है वो कई जगहों पर हो रही है राजस्थान में। वहीं गर्मी से राहत मिली है उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी। और बुधवार को जैसलमेर का तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म था। बाड़मेर का अधिकतम तापमान 41.2 था। बीकानेर में गर्मी 40 डिग्री पर पहुंच गई। कोटा में 40.4, जोधपुर में 38.4 और जयपुर में 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 4 जून को दोस्तों जिन जिलों में भारी वर्षा की संभावना है वो आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आप भी अपने राज्य, शहर और जगह के नाम का कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में कर दें ताकि आपको मालूम चल जाए कि आपके शहर में बारिश की क्या संभावना है। बांसवाड़ा, बारा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर जिले में कहीं कहीं भारी से अत्यधिक बारिश हो सकती है। वहीं पाली, जालौर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, कोटा, झुंझुनू, प्रतापगढ़, सीकर, टोंक, उदयपुर में बारिश हो सकती है। गंगानगर में भी बारिश हो सकती है। 5 जून को झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी है बैंक अकाउंट और आप भी हैं खाता धारक तो आपके लिए खुशखबरी आ गई है। 5 जून से आपके अकाउंट में आने लगेगा पैसा। तो महिला जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी आ गई है। 5 जून से सरकार जनधन महिला खाता धारकों के खातों में पैसे डालने जा रही है। ये पैसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जनधन खाता धारकों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार की तरफ से कोरोना संकट के बीच बतौर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसकी किश्त होगी 500 रुपए और ये तीसरी किश्त है। जी हाँ भाई और बहनों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को अभी लाइक करें। और साथ ही अगर आपको भी जनधन खाता धारक होने के बावजूद 500 रुपए की किश्त नहीं मिली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको 2 किश्तें मिल चुकी हैं या नहीं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आप किस राज्य, शहर और क्षेत्र में रहती हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और आपको वो 2 किश्त मिली है या नहीं वो भी बताएं, ताकि अगर आपके खाते में वो 2 किश्तें नहीं आई हैं तो तीसरी किश्त आपके खाते में जल्द से जल्द आ जाए और उसका पूरा ब्यौरा हम आपको आज देने वाले हैं। तो आर्थिक 3 महीनों के लिए 500 रुपए की सहायता राशि सरकार द्वारा आपके जनधन खाते में मिल रही है। चलिए जानते हैं किसको मिलेगा ये पैसा। 5 से 10 जून तक बंटने वाला है ये पैसा। आपको बता दें कि अगर आपका अकाउंट नंबर 0 या 1 है तो आपके खाते में 5 जून यानी शुक्रवार को पैसा आएगा। वहीं महिला खाता धारकों के बैंक के नंबर अगर 2 या 3 है तो 6 जून को पैसा मिलेगा। अगर आपके अकाउंट की अंतिम संख्या 4 और 5 है तो आपको 8 और 6 जून को पैसा मिलेगा और 6 और 7 आखिरी अंक वालों को 9 जून को मिलेगा। आखिर में आपको बता दें कि 10 जून को सभी महिला खाताधारकों को पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों जल्दी करें और अपने बैंक अकाउंट से पैसे को निकाल लें। प्रधानमंत्री 1,07,00,000 रुपए गरीब कल्याण पैकेज पर दे रहे हैं। तो जनधन खाता धारकों को बैंक में भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है। आप इन पैसे को अलग अलग दिन भी जाकर निकाल सकते हैं। 20 करोड़ से अधिक महिलाओं की सहायता के लिए ये जनधन अकाउंट का फायदा मिलेगा। तो देश के गरीब और पिछड़े इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में इस जनधन योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत 10 साल या उससे कम उम्र के बच्चे का खाता भी खुलवाया जा सकता है। इसके अंदर आपको रुपए ATM कार्ड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर और 30,000 रुपए का कवर राशि पर ब्याज भी मिलता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं। क्या है इस पर आपकी राय ये भी आप हमें कमेंट में जाकर बता सकती हैं। बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। सरकार का बड़ा ऐलान, संक्रमित बच्चे नहीं दे पाएंगे बोर्ड की परीक्षा। मध्य प्रदेश में दोस्तों 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं
9 जून से शुरू होनी है। ऐसे में सरकार ने कोरोना संकट के बीच परीक्षा कराने को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी हाँ, इस दौरान इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि छात्रों के बीच किसी तरह का संक्रमण ना हो। एग्जाम सेंटर पर कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर स्कूली छात्रों के भविष्य और बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं पर पड़ने लगा है असर। सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। इसके तहत किसी भी छात्र के परिवार का कोई सदस्य अगर कोरोना पॉजिटिव है, क्वारंटाइन है, तो वो बोर्ड की परीक्षा 12वीं या 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाएगा। हालांकि परीक्षा के दौरान छात्रों के बीच संक्रमण न फैले, इसके मद्देनजर सरकार ने इंतजाम करवाए हैं। एमपी 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार के कुछ दिशा निर्देश हैं। क्या है, चलिए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 9 जून से शुरू होनी है। सरकार ने कोरोना संकट के बीच परीक्षा कराने को लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं वो ये हैं। इस दौरान ध्यान दिया जाएगा कि छात्रों के बीच संक्रमण का खतरा न हो। एग्जाम सेंटर पर खास इंतजाम किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र भी बदले गए हैं। 7.5 लाख से ज्यादा इस बार एमपी बोर्ड में शामिल होने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए 3657 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है। कोरोना संकट के बीच में ऐसे होगी परीक्षा। परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षार्थियों को बिठाया जाएगा। छात्रों को सैनिटाइजर ले जाने की अनुमति होगी। हर परीक्षा केंद्र पर छात्रों और शिक्षकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में जिन छात्र छात्राओं को सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण दिखाई देंगे, उनके लिए अलग से एक आइसोलेशन रूम यानी रिजर्व रूम बनाया जाएगा, लेकिन उनकी परीक्षा कराई जाएगी। और जिन बच्चों की थर्मल स्कैनिंग होगी, अगर उनका टेम्परेचर मानक से ज्यादा होगा तो उन्हें अलग रूम में परीक्षा देनी होगी। या फिर किसी परिवार का सदस्य संक्रमित है या क्वारंटाइन है तो वे 12वीं की परीक्षा में शामिल नहीं किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के छात्र परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। रेड या कंटेनमेंट जोन के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। इसके लिए छात्र कंटेनमेंट क्षेत्र के संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा के लिए आ सकते हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन में कोई परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। इससे पहले 24 कंटेनमेंट क्षेत्र परीक्षा केंद्र थे, लेकिन अब इन्हें बदल दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। आपको इसके ऊपर अपने विचार देने हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार जरूर शामिल करें। धन्यवाद।